हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं मिस्टर आर के वर्मा, जिनके साथ हम कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा का विषय होगा हाउ टू परचेज ऑक्शनेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम बैंक्स, मतलब बैंक के द्वारा नीलाम की गई प्रॉपर्टी को कैसे खरीद सकते हैं। तो सर आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसा कि पहले हम लोग मिल भी चुके हैं और उस पे हम लोगों ने चर्चा किया था किसी विषय पे, आई थिंक फेक क्लेम को लेके। जी, फेक क्लेम को लेके। हाँ, इनकम टैक्स में। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। जी बताएं, आज के क्या सवाल है आपके पास? बड़ा रेडी होना पड़ता है आपके सवाल को लेके और तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। सर हमारे आज की चर्चा का विषय है कि बैंक द्वारा नीलाम की गई प्रॉपर्टी को कैसे खरीद सकते हैं। अच्छा, हाउ टू परचेज ऑक्शनेबल क्लेम फ्रॉम बैंक, यानी कि अब देखिए यहाँ पे बैंक से जो प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाती हैं, जो ऑक्शन में होती हैं, उसको खरीदने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और उसमें कुछ लीगल एक्टिविटी के साथ वो काम किया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लेके चलूंगा तो आम जनता को भी और आपको भी समझ में बहुत बेहतर आएगा, आसानी हो। यस, मान लीजिए आपने बैंक से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है गिरवी रख के, लाइक हाउसिंग लोन ले रखा है सपोज, ठीक है, घर गिरवी रख के मान लीजिए लैप ले रखा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा कि अगर टाइमली आप बैंक का लोन पेमेंट नहीं कर पाते, राइट, तो ऐसे केस में क्या होगा कि बैंक एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वेट करती है अमाउंट की रिकवरी ताकि कस्टमर से हो जाए। अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो वेट करेंगे कि बैंक की रिकवरी हो जाए, मतलब कस्टमर पैसे चुका दे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जैसे कहते नहीं, सर से पानी ऊपर जब चले जाना। बिल्कुल। ठीक है, सर से पानी ऊपर चले जाना। अभी मैं इसको आपको धाराओं के साथ और एक्ट के साथ जोड़ के बताऊंगा कि कौन सा एक्ट के तहत बैंक जो है सिक्योरिटी का इन्फोर्समेंट कर सकती है। ठीक है, तो अभी तो ऐसे आप समझिए, जब बैंक के सर से ऊपर पानी चला जाता है तब बैंक क्या करती है कि ऐसी प्रॉपर्टी का बिडिंग कराती है। ठीक है, आम जनता में एडवर्टीजमेंट एक्सप्लोर करती है कि भैया ये प्रॉपर्टी है ऐसी ऐसी इस लोकेशन पे और जिसको खरीदना हो वो आके खरीद सके। ठीक है, ये तो एक मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि इस तरीके से काम करती है बैंक। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी सी लीगल फ्रेमवर्क की तरफ कि बैंक कैसे इसमें एक्शन लेती है। तो एक है सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एक्ट है 2002। ठीक है, उसके तहत क्या करती है कि यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली समझने की ज़रूरत है। जब कोई भी लोन, बैंक का कोई भी लोन जब एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई लैप लिया गया है और वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हो गया, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर होने के लिए भी कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, 90 डेज वगैरह से ऊपर का ओवरड्यू होना चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसे केस में क्या है कि मान लीजिए कोई लोन है बैंक में ओवरड्यू हो चुका है और बैंक हैज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि बैंक ने इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरह इसको क्लासिफाई कर दिया अपनी बुक्स में। ठीक है, कि भैया अब ये एसेट्स जो है ना, ये जो लोन है ये नॉन कैश जनरेटिंग है, इससे बैंक कुछ कमाएगा नहीं। अब मतलब एक तरीके से वो बैड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई है। नहीं, अभी लोन की बात चल रही है। अच्छा। लोन वो बैड हो गया, बैंक ये सोच रही है वो लोन अब बैड हो गया। ठीक है, जो दिया गया है। ठीक है, तो अब उस लोन के अगेंस्ट में बैंक ने गिरवी में क्या रखा था? प्रॉपर्टी रखी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जब लोन एनपीए डिक्लेयर हो जाता है बैंक के पास, तो बैंक 60 दिन के अंदर बोरोवर को एक नोटिस देती है। बोरोवर को एक नोटिस देते हैं, लाइक आपने बोरो किया है बैंक से कि भैया आपका जो डेट है जो आपने बोरो कर रखा है हमारे पास, वो एनपीए डिक्लेयर हो गया है। अब हम 60 दिन का टाइम आपको देते हैं कि इस 60 दिन के अंदर अगर आप उसका पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम जो है लीगली बाध्य हैं आपकी प्रॉपर्टी को इन्फोर्स करने के लिए, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को हम अपने पजेसमेंट में लेंगे, अपने अधिकार में लेंगे, मतलब आपका अधिकार उसमें से खत्म हो जाएगा और उसको अपने जो भी तरीका हमारा है उस तरीके से मार्केट में उसे बेच देंगे। ठीक है जी। तो ऐसे केस में क्या करती है बैंक? 60 दिन का नोटिस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब 60 दिन का नोटिस जब चला जाता है बोरोवर के पास और बोरोवर को अगर कुछ ऑब्जेक्शन है
जी। तो बोरोवर ऐसे केस में लीगल फ्रेमवर्क के तहत वो जो है डीआरटी में जाके अपील कर सकता है कि भैया अभी 60 दिन का टाइम जो आप दे रहे हो इसको और एक्सटेंड करिए, या ये जो नोटिस आप दिए हो ये इनवैलिड है, कुछ भी वैलिड रीजन हो सकते हैं बोरोवर के पास। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेगा कि बोरोवर के पास अगर कुछ ऑब्जेक्शन करने की वजह है तो वो डीआरटी के पास जाएगा, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास। ठीक है, तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में वो जाके इस बैंक की जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है बैंक, इसको स्टॉप कराएगा। ठीक है, और अगर मान लो वो डीआरटी में एप्लीकेशन नहीं देता है इसको रिकवरी के इसको स्टॉप करने के लिए, हाँ स्टे करने के लिए, ठीक है, एनफोर्समेंट का जो ऑर्डर आया है जी जो भी है स्टॉप करने के लिए। हाँ, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, तो बैंक जो है इन्फोर्समेंट उस पर करने लगेगी। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला के बात ये है कि ऑक्शन कहने का मतलब बैंक किसी प्रॉपर्टी को ऑक्शन क्यों करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोन ओवर ड्यू हो चुके हैं, बैंक ने उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और डिक्लेयर होने के 60 दिन का डिक्लेयर होने के बाद 60 दिन का नोटिस दे दिया गया है बोरोवर को। वो भी टाइम चला गया है। हाँ, वो भी टाइम एक्सपायर हो गया है, 60 दिन भी। 60 दिन के अंदर भी बोरोवर ने पैसे नहीं दिए बैंक को। अब बैंक आगे क्या करेगी, अगला स्टेप उसका होगा कि प्रॉपर्टी को क्या करना, ऑक्शन में डालना। ठीक है, ऑक्शन में वो नीलामी के लिए प्रॉपर तैयार है। बिल्कुल नीलामी के लिए तैयार है। चूंकि उसका और भी प्रक्रियाएं हैं थोड़ी सी, लेकिन बहुत लंबा लीगल यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, ऐसे ही काम होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसको जैसे अगर कोई बाय करना चाहे, खरीदना चाहे जी, तो क्या प्रक्रिया हो सकती है इसकी खरीदने के लिए? अच्छा, तो देखिए खरीदने के लिए जो प्रक्रिया होती है ये तो अब तो सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया। जो भी टेंडरिंग होती है या बिडिंग जो भी होती है, बिडिंग होती है यहाँ पे, बैंक क्या करता है, ऑनलाइन बिडिंग निकालता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बैंक क्या चाहेगा कि हमारा जितना लोन डूबा हुआ है कम से कम उतना अमाउंट हमारे लोन का उस प्रॉपर्टी को सेल करके आ जाए। बात समझ गई कि नहीं? जी जी। जैसे मान लीजिए आपने 30 लाख का आपका ड्यू था। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से अगर मैंने 10 लाख का लोन बैंक से लिया और इन केस वो प्रॉपर्टी 12-15 लाख की है, लेकिन 10 लाख से कम में वो ना दे के 10 लाख में ही देना चाहेंगे, एक तरीके से मिडिल वाला रास्ता अपनाते हैं। नहीं, यहाँ पे लॉस भी ना हो। नहीं, औने पौने दाम पे बैंक नहीं बेच सकती। औने पौने दाम पे बैंक नहीं बेच सकती। तो बैंक किस मूल्य पे? एक फेयर मार्केट वैल्यू पे बैंक निकालेगी उसको। कि जैसे मान लीजिए बैंक का ड्यू है उस पे 30 लाख रुपए। ठीक है, 30 लाख इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के सारा ड्यू है। ठीक है, तो बैंक 30-32 लाख रुपए का एक कट प्राइस निकालेगी, भैया इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर ही चलेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपको खरीदनी है प्रॉपर्टी, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ऑक्शन निकाला है, ई ऑक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होता है। ठीक है, अब सारे ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक में होते हैं। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इलेक्ट्रॉनिक ई ऑक्शन पे जाएंगे। अब उनका नोटिफिकेशन आया होगा, पहले तो पढ़ेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डालना चाह रहे हैं। अब उस प्रॉपर्टी की अगर 30 लाख रुपए वैल्यू है, ठीक है, तो कम से कम नियर अबाउट 10% जो है वो ईडीएम जमा करवाते हैं। ईडीएम सर, ईएमडी बोलते हैं उसे, ईडीएम नहीं, ईएमडी बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यानी कि आप जब बिड जब करेंगे तो उसमें जो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड होगी बैंक की तरफ से, उसका कम से कम 10% आपको जो है वो देना पड़ेगा। हाँ, ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, एडवांस पेमेंट उसको कह सकते हैं। एडवांस पेमेंट, ठीक है। अब एडवांस पेमेंट का मतलब ये एक तरीके की ऐसी प्रक्रिया है कि ऐसा लगेगा कि हाँ बंदा खरीदना चाहता है, नहीं तो सारे लोग ऐसे डाल देंगे, बिड लगा के सारे लोग डाल देंगे। ठीक है, अनर्गल का वर्किंग बढ़ेगी बैंक की। ठीक है, तो बेवजह का, तो इस वजह से वो जैसे 30 लाख की प्रॉपर्टी का बैंक ने डिसाइड किया, तो उसका 10% बना 3 लाख रुपए। तो जब आप बिड डालोगे, ठीक है, तो 3 लाख रुपए तो पहले बैंक के नाम से एक डीडी वगैरह आपको फर्निश करनी पड़ेगी, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवा के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी है उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह का जब उनके पोर्टल पे जाएंगे तो सारा आपको दिखेगा कि प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, इसका ओनर कौन था, इस पे बकाया कितना है, प्रिंसिपल बकाया कितना है, इंटरेस्ट बकाया कितना है। ठीक है, टोटल जोड़ के कितना है। ठीक, तो आप ऑनलाइन सारा एप्लीकेशन प्रक्रिया जब डालेंगे
तो उसके बाद जब बैंक का ऑक्शन शुरू होगा, एक कट ऑफ डेट होगी, उसके बाद बिड नहीं लिए जाएंगे, ठीक है जी। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने 30.5 लाख पे बिड डाल दी, मैंने अप्लाई कर दिया 31 लाख पे, अच्छा, किसी और ने 31,05,000 पे। तो आपको क्या लगता है जिसमें ज्यादा प्राइस होती है जिसकी उसी को मिलता है बिल्कुल, प्रॉपर्टी? बैंक इसको ज्यादा अच्छा समझेगी देना, जिससे ज्यादा पैसे मिल रहे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। वही बात है, बिडिंग एक तरीके का ये जुआ है कि जिसको मिल गया, नहीं जरूरी नहीं किसी को मतलब सबको मिल जाए ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रक्रिया है जो ई ऑक्शन के तहत आपको बैंक को अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑफलाइन वाला चक्कर नहीं है, ऑनलाइन इसलिए लाया गया ताकि करप्शन को बीच से हटाया जा सके, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, फिर वहाँ करप्ट लोग होते हैं, ठीक है। उस करप्शन को हटाने के लिए बैंकिंग सिस्टम में जो है ये ऑनलाइन सिस्टम पे कराया गया। होपफुली ये सवाल मेरा क्लियर होगा। बिल्कुल सर, ये सवाल क्लियर हो गया और बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आज की। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल सर। और दूसरा सवाल हमारा है, नीलामी में खरीदी गई प्रॉपर्टी नॉर्मली खरीदी गई प्रॉपर्टी से सस्ती होती है या फिर महंगी होती है? अच्छा, ये तो बहुत बड़े कैलकुलेशन का मुद्दा है, ये सस्ती पड़ती है कि महंगी पड़ती है। जी। कैलकुलेशन का मुद्दा इसलिए है कि मान लीजिए आपने कोई 10 लाख का लोन सपोज लिया था जी। आज वो लोन जो है बैंक ने एनपीए डिक्लेयर कर दिया और उस प्रॉपर्टी का जो लैप हुआ था, मतलब गिरवी में रखी हुई थी जो आपकी प्रॉपर्टी, उसको इन्फोर्स कर रहा बैंक जी। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत अगर मार्केट में बेची जाए तो 15 लाख की बिकेगी। मान लीजिए आपने लोन 10 लाख रुपए का लिया है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट वगैरह या और भी बैंक जो पेनल्टीज वगैरह लगाती है वो जुड़ते जुड़ते चली गई 16 लाख रुपए। 16 लाख, ठीक है। समझ गए बात को? तो अब बैंक कितना चाहेगी निकालना, आप मुझे बताइए। 16 से अब 16 लाख या उससे ज़्यादा चाहेगी। बिल्कुल। अब लेकिन अगर रियल में उस प्रॉपर्टी को मार्केट में खरीदा जाए कितने की मिलेगी? जो आपने पहले बताया उसी मूल्य 15 लाख रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। तो ऑक्शन डालने के लिए कुछ इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा लोन की वैल्यू हो गई है, लोन की वैल्यू हो गई। बात समझे? जी जी। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने लॉन्गर टाइम से वो पेंडिंग चल रहा है, पेंडिंग चलता आ रहा है। तो इसका मतलब उस पर इंटरेस्ट क्यूमुलेट होते होते बहुत भारी भरकम सा एक अमाउंट तैयार हो गया है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि बिफोर मेकिंग एनी बिड फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी ऑक्शनेबल प्रॉपर्टी, सो यू हैव टू डिसाइड कि कब का डिफॉल्ट है, कब से, और कितना इंटरेस्ट पार्ट है उसमें, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी आपको पता कर लेनी चाहिए। मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, कितने टाइम से वो लोन चलता हुआ आ रहा है, जी। उस पे ब्याज कितना लग चुका है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, मिला के आपको पहले सब कुछ मैच करना पड़ेगा। उसके बाद आप कह सकते हैं सस्ती है या महंगी है, जो भी लगता है। जी जी बिल्कुल, ये सारा प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है इस तरीके से। सर, आज का हमारा एक लास्ट सवाल है, नीलामी में जो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं उसकी लीगल वैलिडिटी क्या होती है? देखिए, जहाँ तक लीगल वैलिडिटी की बात की जाए तो ये तो कम्प्लीटली जो है इसकी लीगल वैलिडिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप नॉर्मल रजिस्ट्री आप करवाते हैं किसी प्रॉपर्टी की कोर्ट से, सेम वैसे ही है। बट यहाँ पे क्या होता है कि बैंक सारी प्रक्रिया को फॉलो करता है। तो अब क्या होगा कि जब कोई प्रॉपर्टी किसी से ली जा रही है तो बैंक सबसे पहले अपने पोजेसमेंट में ले लेगा उस प्रॉपर्टी को। मतलब कि राइट नाउ बैंक इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट नाउ बैंक इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑनर है प्रॉपर्टी का, बैंक ऑनर है। बैंक ओनर है। अब उसको जब ऑक्शन किया जाएगा तो वहाँ रजिस्ट्री करने के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा, बैंक उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे साइन करेगा, ठीक है, या जो भी उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रामू डिफॉल्टर था तो रामू से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रामू गया, ठीक। तो लीगल वैलिडिटी कंप्लीट वही है, सारी कोर्ट की प्रक्रियाएं वही फॉलो होती हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वही जमा होती है, जो स्टैम्प ड्यूटी जमा करनी होती है एज इट इज होती है। जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी आप एक्वायर करने के लिए डिपॉजिट करते हैं ट्रेजरी वगैरह में, ठीक है, तो रजिस्ट्रार को जो फीस जमा करते हैं तो वो सारा प्रक्रिया वही का वही है, ठीक है। तो उसकी वैलिडिटी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, पूरी वैलिडिटी उसकी ओके होती है, ठीक है। ओके सर जी। और एक चीज़ इसमें ये भी है, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट का मतलब ये हो गया यहाँ पे, ये एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, जहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करता है कि जब कोई बोरोड अमाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, यही है लीगल पॉइंट, ठीक है।
एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, तो एनपीए जिस डेट को डिक्लेयर हुआ यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हाँ, कि बैंक समझ गई है कि ये जो लोन हमने दिया है ये आज की डेट में अब हमारे लिए ऐसा हो गया है कि 1 रुपया यहाँ से आने वाला नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अब बैंक चाहेगी कि भैया इसके अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है ना उसको अब निकाला जाए, उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाए, कैश जनरेट किया जाए उससे। ठीक है, तब वहीं पे ऑक्शन की स्टार्टिंग होती है। लेकिन अब मान लीजिए जैसे किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को बैंक ऑक्शन कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे तो एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत बैंक ऑक्शन कर लेती है, जो भी लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं सरफेसी एक्ट में, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एक्ट में 2002। हाँ 2002 वो एक्ट है। तो अब ऐसे केस में उसके बाद क्या होगा, लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है बहुत बड़ी, ये तो मैं थोड़ा सा बस ब्रीफ करना चाहता हूँ इसके बारे में। जी। बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का ड्यू चल रहा है, बैंक में एनपीए डिक्लेयर हो गया, ठीक है, लेकिन अब उस कंपनी को भी डिस्टर्ब करना जो है बैंक के लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बहुत लंबे स्तर की कंपनी है। तो वहाँ पे बैंक क्या करती है, फिर वो सारे डेट जो है एआरसी को ट्रांसफर करती है। एआरसी होती है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, यानी कि एक बंदा बीच में मीडिएटर, एक कंपनी वो भी होती है जो आरबीआई द्वारा निर्मित कंपनी होती है। ठीक है, वो एआरसी क्या करती है, बैंक से कहती है भैया तुम्हारे जितने बेकार वाले लोन हैं मुझे बेच दो, मुझे बेच दो, भेजो नहीं, मुझे बेच दो, मुझसे पैसे लो, मुझसे पैसे। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको रिकवर करूंगा, आगे कैसे क्या करना है मेरी जिम्मेदारी। हाँ, तो जैसे वहाँ पे तो वो कमीशन पे, फैक्टरिंग पे काम करते हैं वो रिकवरी का, तो ये प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ तक ये प्रॉपर्टी की बात है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती बैंक को ये चीज़ ऑक्शन करने में या पजेस करने में। बस यहाँ पे नॉर्मल प्रक्रिया के तहत बैंक ऐसा कर सकती है, जो कि सारे प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए। होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे सर। बिल्कुल, और उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियरली हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और हम उसका रिस्पांस देने की जल्दी कोशिश करेंगे। जी, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेरी होती है या आप कोई ऑक्शनेबल प्रॉपर्टी, जो बैंक के ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी लगी हुई है उसको परचेज आप करना चाहते हैं, या उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, आपका स्टेप क्या होना चाहिए वो जानना चाहते हैं, तो ऑल्सो यू कैन डायल मी 9889257299। इस पे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ 9889257299। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आपका भी धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।